क्या इंडिया में वैलिड डिमांड करना गलत है? मास प्रोटेस्ट होता है जिसमें वो लोग बीजेपी के कार्यालय तक को जला डालते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत सोनम वांगचुक जी को अरेस्ट कर लिया जाता है 26 सितंबर को। 2019 में बीजेपी एक मास्टर कार्ड्स खेलते हैं और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेके आती है। क्या आजादी की ये सेम डेफिनेशन जो हमने आजादी के टाइम पे सोची थी वो यही हो? लद्दाख एक ऐसा ड्रीम ट्रिप जो हर एक यूथ अपने जीवन में देखता ही देखता है। कह सकते हैं कि सबसे खूबसूरत ट्रिप किसी व्यक्ति की हो सकती है। नीला आसमान, बड़े बड़े पहाड़, एक लंबी रोड और आपके पास बुलेट हो तो क्या कहने। ये तस्वीर मैंने अपने कॉलेज में लद्दाख की देखी थी। मैं एक बार जा भी चुका हूं लद्दाख, लेकिन आज पिछले 1.5-2 महीने से मैं लद्दाख के बारे में जैसे ही सुनता हूं मन दुखी हो जाता है। खूबसूरती कहीं छुप सी गई है। अभी आप लोगों ने सोनम वांगचुक और बाकी प्रोटेस्ट के बारे में सुना, उनके अरेस्ट के बारे में सुना। आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि लद्दाख की आखिर हिस्ट्री क्या है, लद्दाख के लोगों की डिमांड क्या है, लद्दाख में इश्यूज क्या जनरेट हो रहे हैं, प्रोटेस्ट वॉयलेंट क्यों हुई। इसके अलावा मैं आपको यह बताऊंगा क्या जो अरेस्ट हुआ सोनम वांगचुक का वो ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने इस पूरे मुद्दे पे क्या कहा। अगर मैं लद्दाख की हिस्ट्री के ऊपर बात करूं तो इसकी हिस्ट्री काफी पुरानी है। इंडियन सिविलाइजेशन और लद्दाख का सिविलाइजेशन लगभग बराबर है। अब देश की आजादी के टाइम की बात करूं तो लद्दाख हमेशा से एक सेपरेट स्टेटहुड डिमांड कर रहा था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह लगा कि देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को देखते हुए यह ज्यादा ठीक रहेगा कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लद्दाख को रखा जाए। लेकिन आजादी से लेकर 2019 तक लद्दाख कॉन्स्टेंटली कह रहे थे कि हमें वो एक्सपोजर नहीं मिल रहा है जो एक रियल लेजिस्लेटिव स्टेट के पास होता है। हम हमेशा से सप्रेस्ड क्लास हैं। 2019 में बीजेपी एक मास्टर कार्ड्स खेलते हैं और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेके आते हैं, जिससे जम्मू एंड कश्मीर को अलग कर दिया गया और लद्दाख को अलग कर दिया गया। इन दोनों को स्टेट से यूनियन टेरिटरी में बना दिया गया। अब यूनियन टेरिटरी दो तरीके की होती है, एक यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर, एक यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर। अब जो लद्दाख है वो विदाउट लेजिस्लेचर है, ऐसी यूनियन टेरिटरी जिसका कोई लेजिस्लेचर नहीं है। अब इस बात से जो लद्दाख के लोग हैं वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाते हैं कि यार इसमें हम एक सेपरेट आइडेंटिटी तो ले रहे हैं लेकिन हमारे पास सेल्फ प्रिजर्वेशन ऑफ राइट्स नहीं है। अब जब आप लोगों ने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर सुना होगा तो वो 3 हिस्सों में होता है, एक सेंटर पे, एक स्टेट लेवल पे और एक पंचायती लेवल पे। अब लद्दाख के ये लोग ये कह रहे हैं कि हमको जो सेकंड वाला स्टेटस नहीं मिल रहा, पंचायती लेवल का कैसे मिलेगा। अब इस चीज का आउटरेस्ट लद्दाख में शुरू हो जाता है कि हमें एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारे स्टेट की या हमारे जो लोग हैं उनकी कंडीशन डिटोरिएट होती जा रही है। अब इसके लिए लद्दाख के लोग ये कहते हैं कि आप हमें 6 शेड्यूल में डालिए जिससे हमें एक बेहतर रिप्रेजेंटेशन मिले, साथ ही साथ में आप हमें स्टेटहुड दे दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर मैं प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं तो बेसिकली 2-3 सालों से सोनम वांगचुक जी हंगर स्ट्राइक पे कई बार जा चुके हैं कि इस सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड में, लेकिन 10 सितंबर को वो दोबारा से हंगर स्ट्राइक पे जाते हैं, एक पीसफुल मैनर से यहाँ पर। लेकिन धीरे धीरे उसमें काफी स्टूडेंट मिलते गए और वो एग्रेसिव हो जाते हैं। 24 सितंबर तक आते आते 24 सितंबर को एक मास प्रोटेस्ट होता है जिसमें वो लोग बीजेपी के कार्यालय तक को जला डालते हैं। इसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत सोनम वांगचुक जी को अरेस्ट कर लिया जाता है 26 सितंबर को। अब ये अरेस्ट या डिटेंशन सही है या गलत है, इस चीज को डिसाइड करने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि आखिर लद्दाख के लोगों की डिमांड्स क्या हैं। इसके साथ साथ हमें यह भी समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट उन डिमांड्स को क्यों पूरा नहीं कर रही है, गवर्नमेंट के क्या पॉइंट्स हैं। अगर मैं लद्दाख के लोगों के डिमांड्स की बात करूं, इसको मैं ब्रॉडरली 5 कैटेगरीज में बांट सकता हूं। पहली डिमांड यह है कि लद्दाख के लोग चाहते हैं कि लद्दाख को एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए जिसका खुद का लेजिस्लेचर हो, ठीक है। इसके अलावा दूसरी जो कैटेगरी है वो लद्दाख के लोग ये चाहते हैं कि उन्हें 6th शेड्यूल के अंदर ले आया जाए। इसके अलावा उनकी तीसरी डिमांड ये है कि कुछ लोगों का ये कहना है, गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि 6th शेड्यूल में सिर्फ स्टेट को ही लेके आया जाता है तो उन्हें सेपरेट स्टेटहुड दे दिया जाए। इसके अलावा वो वहां के लोकल लोगों का रिप्रेजेंटेशन बेहतर करने के लिए लोकल रिजर्वेशन करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर 95% से भी ज्यादा ट्राइबल एरियाज हैं और वहां के लोकल लोग रहते हैं। इसके अलावा लद्दाख की आखिरी डिमांड यह है कि उसको 2 सेपरेट लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट देना चाहिए। इन 5 डिमांड में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिमांड है या डिबेटेबल डिमांड है वो है 6th शेड्यूल का मांगना। अब आखिर ये 6th शेड्यूल है क्या, पहले ये समझ लो। 6th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसे स्पेशल प्रिविलेजेस दे रहा है ऐसे ट्राइबल एरियाज को या फिर
स्टेट्स को जिसके अंदर ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और वहां के लोगों को स्पेशल प्रिजर्वेशन की जरूरत है ऑन बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज, कस्टम, कल्चर, रेस और एनी अदर थिंग्स। ये 6th शेड्यूल बेसिकली नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए लाया गया था। आप लोगों ने कोई भी लॉ पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कि जहां पर एक्सक्लूजन ऑफ ट्राइबल एरिया लिख देते हैं तो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं 6th शेड्यूल को, कि ट्राइबल एरिया अपने ऊपर जनरल लॉ को सप्रेस नहीं करने देता, वो अपनी खुद की एग्जिस्टेंस रखता है। अब 6th शेड्यूल क्या वही एम्पावरमेंट दे रहा होता है। आर्टिकल 244 का क्लॉज 2 ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है कि जो जनरल लॉ है, जो इंडिया का पार्लियामेंट बनाता है, वो बेसिकली ओवरलैप नहीं करेगा वहां के लोकल लॉज को, यानी कि वहां का जो लोकल लॉ है वो ज्यादा प्रिवेल करेगा, वो जो उनका ट्राइबल लॉ है वो ज्यादा प्रिवेल करेगा। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि 6th शेड्यूल ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दे कैसे रहा है। उसके पीछे है एक ऐसी बॉडी जिसका नाम है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अब ये एडीसी क्या होता है पहले ये समझ लो। एडीसी का मतलब ये है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 12-24 कुछ लोग होते हैं, वो लोग बेसिकली एक वहां के लोकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और जिसके अंदर गवर्नर भी चाहे तो कुछ लोग ऐड कर सकता है। अब ये लोग किसी भी चीज को, कोई लॉ अगर उनके एरिया में आता है, उस लॉ को पहले इसे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन करते हैं। ये लोग डिसाइड करते हैं कि आखिर वो लॉ अप्लाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसकी कौन से प्रोविजन अप्लाई होंगे या नहीं होंगे। इसके अलावा ये जो एडीसी है वो जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव तीनों फंक्शंस को कैरी करने की कैपेसिटी रखता है। तो ये एक तरीके से एक फिल्टर आ गया नॉर्मल लॉ को हमारे ट्राइबल एरिया में आने से पहले। अब ये 6th शेड्यूल का जो बेनिफिट है या एडीसी का जो बेनिफिट है वो इंडिया में सिर्फ 4 स्टेट्स को मिलता है, आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। इसके अलावा लद्दाख एक 5वां रीजन बनना चाहता है जो ये बेनिफिट लेना चाहता है। इसीलिए आपको मैंने बताया ये चारों तो स्टेट हैं, इसीलिए लद्दाख कह रहा है कि आप पहले हमें स्टेटहुड दे दो, उसके बाद 6th शेड्यूल दो, या हमें डायरेक्टली 6th शेड्यूल दे दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ साथ हमें एक फैक्टर और कंसीडर करना पड़ेगा, यहां की पॉपुलेशन रेशो। यहां पर 95% से भी ज्यादा ट्राइबल एरियाज हैं और ये सेम कंडीशन होमोजेनियसली देखी जाए तो वो 4 स्टेट के साथ भी सेम कंडीशंस थी। अब सवाल ये उठता है कि उन स्टेट्स को जब ये बेनिफिट मिल रहा है तो लद्दाख को क्यों नहीं मिल सकता। कंसीडरिंग वन मोर थिंग कि वहां पर जो नए सोलर पावर प्लांट्स या फिर और प्लांट्स जो आ रहे हैं, नई स्कीम्स जो आ रही हैं, वो वहां के लोकल फ्रेजाइल इकोसिस्टम को शायद डिग्रेड कर सकता है। अगर ये 6th शेड्यूल का बेनिफिट अगर लद्दाख को मिल जाता है तो ये उनको एक बेहतर प्रोटेक्शन देगा। इसके अलावा में अदर प्रोस्पेक्टिव भी देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट की साइड भी देखनी पड़ेगी। गवर्नमेंट यहाँ पर 3-4 बातें बताती है। सबसे पहले गवर्नमेंट ये कह रही है कि लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है और 6th शेड्यूल सिर्फ और सिर्फ स्टेट को दिया जाता है। अगर हम स्टेट को, इनको पहले हमें 6th शेड्यूल देने से पहले हमें स्टेट बनाना पड़ेगा और वो अपने आप में एक बड़ा प्रोसेस है और उसमें अमेंडमेंट होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ये भी कहती है कि लद्दाख जो है एक हाईली सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि लद्दाख बॉर्डर शेयर कर रही है चाइना के साथ और चाइना बहुत लंबे टाइम से उसे एज अ पार्ट ऑफ चाइना बता रहा है लद्दाख को। तो ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा बाद में स्टेट और सेंटर के बीच में कि सेंटर की पॉलिसी स्टेट में लगाना। इसके अलावा ये भी है कि इससे ना प्रोग्रेस का रेट बहुत कम हो जाएगा कि लद्दाख को हमने एक अलग से स्टेट बना दिया तो वहां की जो लोकल प्रोग्रेस है वो काफी हिंडर हो जाएगी। सबसे आखिरी बात को आपको यह भी समझना पड़ेगा, जो 6th शेड्यूल था, 6th शेड्यूल सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए लाया गया था। अगर हम किसी और स्टेट को भी 6th शेड्यूल के अंदर एम्बिट में लेके आते हैं तो फ्यूचर में ये क्योस क्रिएट हो सकता है, दूसरे स्टेट भी, वहां के लोकल ट्राइबल एरिया भी 6th शेड्यूल में आने के लिए डिफरेंट स्टेटहुड मान सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनली पॉलिटिकली काफी ज्यादा क्योटिक हो जाएगा। अब जब आपने ये समझ लिया कि गवर्नमेंट क्या चाहती है और लद्दाख के लोग क्या चाहते हैं और इनके बीच में कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो लद्दाख के लोग कर रहे हैं क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली गलत हैं, क्या कोई लीगल लैकुना है या लीगैलिटी है कि नहीं है, या जो गवर्नमेंट कर रही है वो लीगली सही है। इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू में लीगल एस्पेक्ट्स क्या है। इसके साथ साथ आपको एनएसए समझना पड़ेगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आखिर होता क्या है। पहले हम एनएसए को समझ लेते हैं। इस एक्ट में बेसिकली क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति प्रेजुडाइज टू इंडियन सिक्योरिटी या फिर इन रिलेशन विद फॉरेन नेशंस, जो हमारे एनिमी एलियंस है या फिर कॉन्ट्राडिक्टिंग इंटरेस्ट रखते हैं इंडिया के साथ, अगर किसी व्यक्ति के उस कंट्री से रिलेशन है तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। इस अरेस्ट की गंभीरता ऐसे बढ़ जाती है कि उस अरेस्ट में आप 5 दिन तक उसे बिना ग्राउंड्स बताए अरेस्ट करके रख सकते हो और जो पीरियड 15 दिन तक एक्सटेंड भी हो सकता है। इसके साथ साथ एक और हीनियस चीज इसमें यह है कि बिना चार्जेस फ्रेम किए उस व्यक्ति को 12 महीने तक डिटेन करके रखा जा सकता है। अब ये सेम कंडीशन सोनम वांगचुक के साथ हो रही है। उनको प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट अगेंस्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन के उन्हें
एनएसए के अंदर अरेस्ट किया जा रहा है। अब हमें यह समझना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आर्टिकल 19, 20 और 14। 19 में किसी व्यक्ति को अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पूरा अधिकार है। और आखिरी में मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, क्या डेमोक्रेसी में किसी व्यक्ति के फ्री स्पीच को इस तरह से सप्रेस किया जा सकता है? सोनम वांगचुक जी जो इतने लंबे समय से एक पीसफुल प्रोटेस्ट करते आ रहे थे, इतने लंबे समय से कंट्री को सर्व करते आ रहे थे, इतने लंबे समय से कंट्री को गौरव फील कराते आ रहे थे, क्या उनके एक प्रोटेस्ट में कोई भी रैंडम व्यक्ति आके अगर थोड़ा वायलेंस कर देता है या वायलेंस कर देता है तो उनकी गलती है क्या? उन्हें एनएसए जैसे एक स्ट्रिक्ट लॉ में डिटेन कर देना ठीक है? क्या आपको यह नहीं लगता इंडिया में आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया जाएगा वो इसके आउटकम में काफी सप्रेस हो जाएगा? क्या इंडिया में वैलिड डिमांड करना गलत है? क्या इंडिया में कोई व्यक्ति अगर अच्छे से प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति अगर जाके वायलेंस कर देता है तो दोनों का कनेक्शन होना तय ही है? क्या आपको यह नहीं लगता इससे आगे होने वाले और भी पीसफुल जो रिपल्शन है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वो सप्रेस हो जाएंगे? इंडिया में क्या डेमोक्रेसी वाकई में रहेगी या फिर इंडिया में फ्री स्पीच वाकई में रहेगी? और क्या इंडिया आजाद रहेगा? क्या आजादी की ये सेम डेफिनेशन जो हमने आजादी के टाइम पे सोची थी वो यही होगी? क्या कोई व्यक्ति अपनी डिमांड्स गवर्नमेंट के सामने नहीं रख सकता? और डिमांड सप्रेस करने का क्या एक ही तरीका बचता है, किसी व्यक्ति को एंटी नेशनलिस्ट का टैग लगा के उसे जेल में डाल दो और डिमांड सप्रेस कर दो। लास्ट में मैं बस आपसे यह कहूंगा, डेमोक्रेसी बचाना हम सबकी म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी भी मीडिया हाउस, किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी पॉलिटिकल लीडर, इवन किसी भी प्रोटेस्टर, इनकी बात सुनने के बाद हमें एक रैशनल जजमेंट करना चाहिए, हमें एक लॉजिकल जजमेंट करना चाहिए कि आखिर कौन सही है, कौन गलत है। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। क्या कोई व्यक्ति के ऊपर एक एंटी नेशनलिस्ट टैग लगा के या फिर कोई और टैग लगा के हम जस्टिस को डिनाई कर सकते हैं? सवाल आपके ऊपर है।